तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चला हुआ है उदारवाद। उदारवाद से अभिप्राय, ये बेटा कुंडू जो लड़की भी कर ले उन उदारवाद से अभिप्राय है सिंपल लैंग्वेज में लोकतंत्र। उदारवाद से अभिप्राय है मानवतावाद। उदारवाद से अभिप्राय है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद से अभिप्राय है राजनीतिक सिस्टम जिसमें कानून बनाने का अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को हो। उदारवाद से अभिप्राय है एक संविधान तंत्र। उदारवाद से अभिप्राय है जन कल्याण, जनता के लिए कार्य करना, ये इसको उदारवाद कहते हैं। हम टॉपिक कर चुके थे कि उदारवाद से अभिप्राय क्या है और उदारवाद है क्या, क्या इसकी परिभाषा है और उदारवाद के कारण क्या है। और उदारवाद इंग्लैंड में हुआ क्योंकि देखो इंग्लैंड के अंदर ही सबसे पहले कृषि क्रांति होती है, यहीं पर औद्योगिक क्रांति होती है। इंग्लैंड ही व्यापार में जो है गणीय राष्ट्र रहा है। इंग्लैंड जो औपनिवेशिक मामलों में जो है सर्वे सर्वा रहा है। तो सारी बातें मिली जुली जो बातें थी ना, वो सभी बातें ये सामूहिक रूप से उदारवाद के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है सुधरा, वहाँ अधिकारों की डिमांड समय समय पर होने लगी। इसके साथ साथ हमने कुछ कारण किए थे इंग्लैंड में। भाई क्या कारण थे? सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1215 का मैग्ना कार्टा की घटना, जिसमें सामंत अपने के लिए अधिकारों की डिमांड करते और राजा उनको जो लिखित रूप में मान लेता है। दूसरा जो 1688 की शानदार क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसमें राजा स्वयं संसद को सर्वोच्च मानता है। उसके लिए क्या प्रयत्न रहे, वो प्रयत्न एक अलग मैटर है। उसके बाद राजनीतिक दलों का उदय होना, यहाँ टोरी दल और विग दल, चुनाव होना, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन होना, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का इंग्लैंड के हाथ से चला जाना, और जो है वहाँ 1776 से लेकर 1783 ईस्वी तक का एक जो दौर चला, और इस दौर में क्या सिस्टम रहा? इस दौर में सिस्टम ये रहा कि इंग्लैंड के हाथ से अमेरिका निकल गया और ग्रह युद्ध हुआ एक किस्म का। इसको ग्रह युद्ध की बजाय जो है इसको स्वतंत्रता का युद्ध कहना ज्यादा बेटर रहेगा। ग्रह युद्ध का नाम मैंने इसलिए दे दिया कि अमेरिका के अंदर जो है ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? अमेरिका के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन इंग्लैंड वासियों की थी। अतः जो आपस का युद्ध भी कह सकते, लेकिन यही सिस्टम था कि वहां इंग्लैंड के लोगों के द्वारा उपनिवेशवाद स्थापित किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है 1789 ईस्वी में क्रांति होती है, रूस की क्रांति। 1789 में रूस की क्रांति। रीना बेटा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अब बंद कर लो, अपना कैमरा ऑफ कर लो। 1789 ईस्वी में रूस की क्रांति होती है और वहां स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा प्रबल होता है। एक नारा प्रबल होता है कि जो है उसके साथ जो है तानाशाह जो लुई 16वां था, उसको और उसके परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाता है। इस बात का विश्व के अन्य देशों में जो तानाशाह देश थे उनके अंदर एक अलग ही सिस्टम हुआ कि हमें अपनी जनता को अधिकार देने होंगे। फिर वहां नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। जो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है उसके तहत उसने जिस प्रकार से विश्व के देशों को रोन दिया, जिस प्रकार से उनको पराजित कर दिया, और जो है एक लंबे समय तक ग्रह युद्ध की यूरोप के अंदर एक ग्रह युद्ध, या हम ये कहें कि यूरोप के अंदरूनी मामले में, क्योंकि यूरोप में इतने युद्ध हुए, उसमें आए दिन युद्ध थे, लगातार युद्ध चलते रहे। अब इसका प्रतिफल क्या हुआ? इसका प्रतिफल ये हुआ कि इंग्लैंड की जनता जो थी, इन सभी घटनाओं से इंग्लैंड की जनता ने फ्रांस की क्रांति का स्वागत किया था पहले, लेकिन वो जो लंबे समय तक युद्धों में उलझी रही, परिणाम
परिणाम वहां धीरे धीरे जो है उदारवाद का प्रचार होना प्रारंभ हो गया। अगला है सामाजिक परिवर्तन। समाज के अंदर परिवर्तन हुआ, और समाज के अंदर परिवर्तन क्या हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इंग्लैंड के अंदर व्यापारिक क्रांति के कारण, कृषि क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, पुनर्जागरण के कारण, धर्म सुधार आंदोलन के कारण, इनके कारण समाज में चेंजिंग आई। पुनर्जागरण के कारण और धर्म सुधार आंदोलन के कारण जहां लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, वहीं व्यापारिक क्रांति के साथ लोगों के पास पैसा आने लग गया। कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों का भूखा मरने की स्टेज नहीं रही, लोग अब भूखे नहीं मर रहे हैं। लोगों के पास जो है पैसा है, लोग कमा रहे हैं, लोग जो है सुख सुविधाएं अपनी जो का जीवन जी रहे हैं। जब लोग सुख सुविधाओं का जीवन जी रहे हैं, लोगों के पास पैसा हो गया, लोग धीरे धीरे क्या हुआ, लोग धीरे धीरे जो है डिमांड करने लगे। किसकी डिमांड करने लगे? अधिकारों की। अब इसमें एक चीज और भी ऐड कर देते हैं हम। औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल ये रहा कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग, समाज के अंदर दो भाग बट गए। एक जो है पूंजीपति और पूंजी विहीन। मजदूर वर्ग के संगठन बनने प्रारंभ हो गए, मजदूर वर्ग संगठित हो गया। जब मजदूर वर्ग संगठित हुआ तो उन्होंने अधिकारों की डिमांड करने प्रारंभ कर दी। वो इकट्ठे होकर हड़ताल करने लगे, इकट्ठे होकर जो है सिस्टम उन्होंने क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया। इसका प्रतिफल ये निकला, इस बात का प्रतिफल ये निकला कि लोग जो है उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। लोगों ने जो है अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने लिए अधिकार मांगने के लिए राजा को, या इंग्लैंड में संसद उस समय स्थापित हो चुकी थी, उसको जो है ये सुनाना प्रारंभ कर दिया, उसे डिमांड प्रारंभ कर दी, उसको ये कर्तव्य बताना प्रारंभ कर दिया कि आपका कर्तव्य है कि जनता हितैषी कार्य किए जाए। अब जब एक बात और थी, जब चुनाव होता था तो ये जनता के प्रतिनिधि जो करीब महाराज चुनाव हो है, अरे भाई सरपंच घर घर में वोट मांगे है, एमएलए घर घर वोट मांगे है, वो जनसभाएं करता, तो वहां डिमांड होने लगी। इसी प्रकार से महाराज है, वो इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही था। तो लोग जो डिमांड करने लगे बेटा, जब लोग डिमांड करने लगे ना, इससे राजनीतिक व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा और धीरे धीरे इन लोगों को अधिकार देने प्रारंभ कर दिए। इंग्लैंड में एक बात भी सच है कि भाई सीमित लोकतंत्र था। इंग्लैंड में 1688 के अंदर जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, उसके अंदर मताधिकार का अधिकार दिया गया। कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मताधिकार का अधिकार किसी को था, मात्र जो 5% लोगों के पास था। जो है बड़े बड़े घराने उस पर कब्जा कर रहे थे, जो लोग टैक्स देते थे उनके ऊपर उनको अधिकार था। तो वो किसके लिए कानून बनाते हैं? वो कानून बनाते हैं, वो ज्यादातर कुलीन तंत्र को ध्यान में रखकर ही कानून बनाने लग रहे फिलहाल भी। लेकिन जब मजदूर इकट्ठे होने लग गए, इसका इफेक्ट पड़ा बेटा। बेईमानी और भ्रष्टाचार आम था। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ समय के साथ साथ 1832 ईस्वी तक एक आंदोलन चला लगातार, औद्योगिकरण जबरदस्त हुआ। यहाँ लोग डिमांड करने लगे, ना तो संसद का वेतन होया करता, ना महिलाएं थी उसके अंदर, महिलाओं की कोई भागीदारी थी, ना आम आदमी को भागीदारी थी। जब इनकी सारे की भागीदारी नहीं थी तो कुछ परसेंट लोगों की भागीदारी थी, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया, और 1832 ईस्वी तक आते आते एक माहौल चेंज होने लग गया, और उस माहौल चेंज होने से जो है 1832 का कानून पास करने की दिशा में प्रयास हुआ। संसदीय सुधारों की डिमांड। सीमित लोकतंत्र की बात सिंपल होगी, बस छोटा लोकतंत्र था, लेकिन लोग समय के साथ साथ जो है उसकी कमियां थी उजागर होने लगी, उनको बताने लगे लोग, तो अधिकारों की मांग उठने लगी। अब संसदीय सुधारों की मांग उठने लगी। कहते हैं कि भाई देखो, अनेक सुधारवादी लोग आए, अनेक संगठन जो है औद्योगिक क्रांति के बाद जो मजदूरों के बन लग गए। अब मजदूरों को अपने हक में करने के लिए भी तो सिस्टम बैठा है वहां। अब जो दो पार्टियां बन गई, हमेशा जो क्या कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी थी,
वो विपक्षी जो पार्टी थी वो आम जनता की अधिकारों की मांग को उठाते, चूंकि हमारी संसद है, हमारी संसद है, पक्ष वाले अपनी बात रखेंगे, हमने ये कानून बनाया, तो विपक्ष वाले कहेंगे कि इस कानून के अंदर ये कमियां, वहां डिबेट होती है, वाद विवाद होता है। जब ये कहने लगे कि भाई वाद विवाद होने लगे, तो वाद विवाद होने लगा, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात कहते बेटा, 1760 में जो है, 1760 के अंदर कहते कि विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को संसद में संतुलित प्रतिनिधित्व देने की बात बड़े पीठ, दो पीठ हुए हैं बाप बेटा, बड़ा पीठ जो था इसने संसद में उठा दी। उसने क्या कहा, अब वो कहता है कि धीरे धीरे ऐसी सिस्टम होने लगा कि 20% सांसद जो थे, पहले तो उसकी बात को किसी ने माना नहीं, लेकिन 20% सांसद जो थे वो बड़े पीठ की बात का समर्थन करने लगे। 1775 और 76 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। अब क्या हुआ, चुनाव के बारे में, चुनाव से पहले एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें कहते हैं कि इसके विचारों को मान लिया। अगर विचार थे भाई जनता के लिए कानून, जनता के लिए अधिकार और जनता को ज्यादा से ज्यादा जो है चुनाव में भागीदारी। अब सिस्टम क्या बना, कहते हैं कि चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा मांगने की बात हुई, पहला नहीं मांगा करते। सर्वव्यापक मत तथा गुप्त मतदान प्रक्रिया की मांग भी की। आर्थिक आधार पे बात की। ये जो डिमांड थी ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो डिमांड जो है बड़े पीठ के द्वारा की गई थी, जो डिमांड जो आम आदमी के द्वारा उठ रही थी, वो डिमांड धीरे धीरे संसद ने मांगनी प्रारंभ कर दी, एकदम नहीं मांगता कोई। 1815 के बाद के सुधार के पक्ष में एक वातावरण, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट, यहां इंपॉर्टेंट बात आती है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ था। यूरोप जो है भयंकर युद्धों से छुटकारा मिला था। इसका इंग्लैंड को डायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इंग्लैंड सबसे ज्यादा इस युद्ध में अग्रणीय रहा था। फ्रांस की और इंग्लैंड की मित्रता नहीं, अपितु शत्रुता थी। जो आज मित्र है ना, वो नहीं था भाई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में दिखाई देता वो नहीं था। इन दोनों देशों की कटु जो है दुश्मनी थी। 1815 में वियना कांग्रेस हुई, नेपोलियन पराजित हो चुका था। अब क्या हुआ, अब जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने, विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि, उन्होंने बैठकर ये बात महसूस करनी प्रारंभ कर दी कि जो है हमें जो है राजनीतिक सुधार करने पड़ेंगे। जनता जो, क्योंकि इसका प्रतिफल सीधा फ्रांस की क्रांति से देखा सारे लोगों ने, जो इसको दिखाई देता हो फ्रांस की क्रांति से दिखाई देता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की क्रांति का पुत्र कहा गया है, उसी की देन थी। अगर फ्रांस की क्रांति ना होती तो नेपोलियन बोनापार्ट कभी ना आता, उसका उदय ही नहीं होता कभी। तो बेटा इससे क्या हुआ, इससे लोगों ने आभास किया, जो राजनीतिज्ञ थे, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने ये महसूस किया कि हमें जो है जनता को अधिकार देने होंगे। 1815 ब्रिटेन में एक जनसभा हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड, संसद का ऊपरी सदन था, हाउस ऑफ कॉमन, निचला सदन। अब यहाँ दो सदन थे, भी सुन लो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन और हाउस ऑफ कॉमन जो जनता का जो निचला सदन था, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी, जनता के प्रतिनिधियों की। अब जनता के प्रतिनिधियों की संख्या कम होने का रिजल्ट क्या था, तो अधिकार किसके होंगे, कानून कौन से बनेंगे, कुलीन तंत्र को ध्यान में रख के बनेंगे। 1816 ईस्वी में एक मांग उठी कि ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन के सदस्यों से कम होनी चाहिए। चुने हुए सदस्य जो ना, जो सम्राट चुनता है, वो कम होने चाहिए। अगर भाई इनू बताओ, एक सिंपल ही बात आपको समझाता हूं, अगर सम्राट के चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा होंगे, एक सिंपल उदाहरण मान के चला, एक साइड 100 आदमी है और एक साइड 80 आदमी है, कानून पास करना हो, बहुमत तो 80 का थोड़ा रहेगा, 100 का रहेगा, 100 का रहेगा। तो ये मांग उठने लगी कि जो है ऊपरी सदन कम हो और निचला सदन ज्यादा हो, यानी चुनाव के क्षेत्रों को बढ़ाया जाए और इनकी जो है
जो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का नॉमिनेशन होता है इसको कम किया जाए। क्यों? क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जो थे उनके निर्णयों को निरस्त ना किया जाए। जो कानून में जो बनता था, कानून बनाते थे, वोटिंग होती थी उस पे 1821 में हाउस ऑफ लॉर्ड के अधिकारों में कमी की मांग और बल पकड़ गई। ये कहने लगे कि इसकी जो है मांग जो घनी तेजी होने लगी, आम जनता भी इसमें भाग लेने लगी। बड़े बड़े लोग तो ले हुए हैं, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद एक बड़ा वर्ग उभर कर सामने आ चुका था। तो एक बड़ा वर्ग जो है ये डिमांड करने लगा। एक चेंजिंग होती है, बड़े इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के उदारवाद के लिए बहुत सहायक है। यहाँ शासक चेंज होता है बेटा 1830 ईस्वी में। कहते हैं चार्ल्स चतुर्थ की मृत्यु होगी, और चार्ल्स चतुर्थ जो था ना वो आम जनता को अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। वो कुलीन तंत्र के लोगों को अधिकार देने में ही ज्यादा मान्य करता। उसके स्थान पर विलियम चतुर्थ शासक बना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए। इसके बाद यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बड़ी तेजी से चल पड़ती है। विलियम चतुर्थ बना। अब कहते हैं कि जो है चार्ल्स जो था, चार्ल्स चतुर्थ सुधारों का उदारवादी सुधारों का विरोधी था, और नया शासक का ध्येय, उसका मन यो था, वो ये चाहता था, उसका उद्देश्य था कि जो है उदारवाद यानी जो है कानून का राज्य स्थापित किया जाए, जनसाधारण को अधिकार दिए जाए। कहते नवंबर 1830 की घटना घटती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलिंगटन ने त्याग पत्र दे दिया। विलिंगटन ने त्याग पत्र दे दिया। अब उसके स्थान पर अर्ल ऑफ ग्रे, विलिंगटन के स्थान पर अर्ल ऑफ ग्रे। बेटा दो काम हो गए। एक तो जो है वो राजा जापो चाहे एक साइड मर गया, चार्ल्स चतुर्थ जो उदारवाद का विरोधी था, उसके स्थान पर जो है एक राजा आ गया विलियम चतुर्थ, जिसका खुद का यह मानना था कि उदारवाद को ध्येय मानता था, सही मानता था। दूसरी तरफ विलिंगटन प्रधानमंत्री हट गया, और उसके स्थान पर नया प्रधानमंत्री आ गया जो अर्ल ऑफ ग्रे, जो सुधारवादी व्यक्ति था। उसका मानना यह था कि जो ज्यादा से ज्यादा सुधार करने हैं, और उसके लिए उसके पास एक एजेंडा था, और एजेंडे के तहत काम करने की लालसा भी थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो 1831 ईस्वी में संसद में सुधारों से संबंध में एक बिल प्रस्तुत हुआ, जो कि वास्तव में 1832 का जो अधिनियम पास हुआ उसका एक मसौदा था। अब क्या हो भाई, उल्टा हो गया। बिल जो था ना वो पास को नहीं हुआ। बिल जो था वो पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि बेटा विपक्षी जो दल था वो इस बिल के समर्थन में नहीं था। अब एक बात आपको पहले बता दूं, मैंने आपको कहा था कि एक था परंपरागत ट्रेडिशनल जो सिस्टम था उसको मानने वाला दल था टोरी दल, जो पुरानी चीजों को मानता था, उनके ऊपर ही चलता था। एक था विग दल, और विग दल का यह मानना था कि जो है सुधार हो, ये सुधारों का समर्थन था। टोरी और विग दो दल थे। तो बेटा जो ये सुधारवादी जो थे, इनके स्थान पर इनको जो रोड़ा अटकाना विपक्ष का काम था। परिणाम ये हुआ कि भाई बिल पास को नहीं हुआ। जब बिल पास नहीं हुआ ना, तो प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ ग्रे, इस ग्रे ने क्या किया? इस ग्रे ने भंग कर दी संसद और दोबारा चुनाव करा दिए। कहते चुनाव करा दिए तो जनता में जो फिर यो उभर के आ गया, दोबारा जीत गया। ये जीत के आ गया, सरकार बन गई। लेकिन क्या हुआ कि जून 1831 में फिर अस्वीकार हो गया। क्यों? क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि किसके थे? वो कुलीन तंत्र के थे। अब ये हुआ कि बेटा राजा चाहता है कि सुधारो, प्रधानमंत्री चाहता सुधारो, उसका पूरा दल चाहता सुधारो। ब्रिटेन में स्थिति खराब होगी, क्योंकि कानून संसद का दोबारा चुनाव होकर
चुनाव भी इसी शर्त पे आया था कि सुधार करवाने हैं। जो संसद भंग करी गई थी और चुनाव हुआ, दोबारा सरकार जनता ने बनाई थी, जनता का मानना था कि सुधार होंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। अब क्या हुआ, अब जो बेटा गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। उस ऐसा लगने लगा कि भाई यार दरोड़ा होगा बढ़िया, कोई क्रांति होगी। इसी दौरान कहते हैं अब शासक खुद चाहता है, जनता को पता है, पूरी संसद को पता है कि शासक चाहता है कि उदारवाद आए, यानी जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, उनके हक के कानून बने। अब क्या हुआ, शासक और प्रधानमंत्री गए, यानी हम कहें कि विलियम चतुर्थ और भाई जो अर्ल ऑफ ग्रे जो प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौते के तहत क्या हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड जो था, जो ऊपरी सदन था, उसमें और सदस्य नॉमिनेट करने की बात आ गई। और सदस्य नॉमिनेट, देखो कहाँ तो ये कह रहे थे कि उनके सदस्यों को कम किया जाए, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसमें घने सदस्य हैं, जनता के चुने प्रतिनिधि कम है और वो घने हैं, उसकी वजह ये बात मान ली प्रधानमंत्री ने कि भाई ठीक है, आप जो है इसमें नॉमिनेट कर दो। अब नॉमिनेट कर दो तो उल्टा नहीं होगा, लेकिन नॉमिनेट किन को करो, वो प्रधानमंत्री ने और जो राजा था उन दोनों ने मिलकर की। उन व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जो व्यक्ति किसके पक्ष में थे, इन सुधारों के पक्ष में थे। सीधा होया क्या हुआ कि यहाँ जो है ये बिल पास हो गया। और कहते हैं बेटा 1832 का जो सुधार अधिनियम है, इसके बाद जो है अनेक अधिनियम और पास हुए, और देखते देखते कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर एक क्रांति आ गई, सुधारों की क्रांति आ गई, उदारवादी क्रांति आ गई। अब कहते हैं कि उदारवाद का विकास। अच्छा भैया 38 में आया। हाँ बच्चों, बाकी कर लोगे यहां तक तो। देख कदे मगा फोन न धर के करना बैठे हो भाई, ले भाई, हाँ भाई सर न के दिखे है। उदारवाद का ब्रिटेन में विकास। बेटा 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक प्रस्थान करते हैं। 20वीं शताब्दी में पूरा का पूरा उदारवाद का जो है विकास बड़े चरम पर होता है। यहाँ क्या हुआ, 1832 में एक संसद में एक सुधार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इसकी शर्तें क्या थी, आपको पता है कि भाई जो है मैंने आपको बताया कि जो है प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ ग्रे बन चुका था। ब्रिटेन में 1830 ईस्वी में टोरी दल की बजाय विग पार्टी सत्ता में आई। इसके नए प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ ग्रे जो सुधारों के पक्षधर थे, इन्होंने जो है बिल पास कराया, प्रस्तुत कराया, लेकिन वो फेल हो गया। अब क्या हुआ कि 1832 में संसद में प्रस्तुत किया, उससे पहले नॉमिनेशन सदस्य भी आ गए। बिल प्रस्तुत हुआ, बिल के पक्ष में कहते 151 मत पड़े और बिल के विपक्ष में 116 मत पड़े। कुल मिला के क्या कहें, कुल मिला के हम कहें कि बिल जो है पास हो गया। अब ये बिल था क्या भाई साहब, क्या था इस बिल में जिसका बारे में इतना जो है रोड़ा चल रहा था, और जो जनता के अधिकारों के लिए जो पक्षधर ये बिल था, और जो कुलीन तंत्र के लोग बार बार इसको रोकने के पक्षधर थे, जो ट्रेडिशनल लोग थे। इसकी शर्तें क्या थी, कहते भाई इसकी शर्तें जो थी, मताधिकार को संतुलित बनाने के लिए इस सुधार अधिनियम में 2 प्रावधान थे। एक मताधिकार छीनने के बारे में, देखो उल्टा देख लो आप लोग, एक तो मताधिकार छीनने के बारे में है और दूसरा मताधिकार देने के बारे में। मताधिकार छीनने की बात करेंगे, अब छीनना तो उदारवाद नहीं होता, लेकिन छीनना भी जरूरी है। जिनको बहुत अधिक ज्यादा मिल रहा था ना, जिन शहरों की जनसंख्या बहुत कम थी, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी,
जिनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई उनको तो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए था, और जिनको हद से ज्यादा दे रखा था उनका प्रतिनिधित्व छीनना था। ये इसका उद्देश्य था। क्या हुआ कि स्पष्ट था चुनाव क्षेत्रों का ब्यौरा था इनके पास, अब उसमें सुधार करना था। सबसे पहले मताधिकार छीनने के बारे में पास की गई धाराएं। नंबर 1, जिन नगरों की जनसंख्या या आबादी 2000 से कम थी उनका कोई भी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से हाउस ऑफ कॉमन में नहीं जाएगा। इनका बेटा नगरों के आधार पर चुनाव होता है। हमारे भी ये है वोटिंग सिस्टम, नगर और जो गांव को मिलाकर चुनाव होगा, अगर भाई कितनी पॉपुलेशन के ऊपर है। इसके तहत कहते हैं कि 56 क्षेत्रों के अधिकार वापस ले लिए गए, यानी 56 वोट जो थे वो उल्टे ले लिए, 56 वोट बच गए। इसमें एक बात और भी थी, इसमें ये कहा गया था जो पहले जितने लोग अब है ना उनको ऐसे ही रखे, मताधिकार इतना रखा जाएगा। दूसरा अगला कहा कि 2000 से 4000 आबादी वाले उनमें एक प्रतिनिधि जाएगा। दूसरा जो है 3000 से 5000 प्रतिनिधि अनुपात में से अधिक भी थी, इसी प्रकार की 56 सीटें और खाली होगी। इस तरह 142 सीटें इस अधिनियम से खाली होगी। एक प्रकार से मताधिकार देने के संबंधी कुछ शर्तें रखी गई। सबसे पहले मताधिकार के लिए वंशीय आधार पर स्थापित परंपराओं को बंद कर दिया। जो वंश का आधार पर थी ना, जो जिसको भेदभाव करती थी, चाहे वो किसी कुलीन तंत्र के आधार पर करते हो, जाति के आधार पर करती हो, ये आधार खत्म कर दिया गया। अब जो है नई धाराओं को पूरी देश में लागू किया गया, योग्यता का आधार। दूसरी शर्त थी जो 10 पौंड वार्षिक के किराए के मकान में रहता हो या उसकी संपत्ति का मालिक हो, उसे मताधिकार का अधिकार मिलेगा। गरीब आदमी को नहीं है फिलहाल, लेकिन इनको है भाई। इसके लिए ये अधिकार देने के पक्ष में काम और होता है। लोग अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा करते हैं और लोग काम करके पैसा कमाने लगे हैं। इंग्लैंड में इस बात से बेनिफिट भी हुआ था। अब कहते हैं काउंटीज में 40 सीलिंग वार्षिक लगान देने वाले भूस्वामी, 10 पौंड वार्षिक किराया देने वाले कृषक, तब 50 पौंड वार्षिक किराया देने वाले साधारण मजदूरों और पट्टेदारों को भी मत का अधिकार था। दे दिया, लेकिन बेटा इसके लिए एक निश्चित धनराशि टेक दी कि भाई इसके तहत ही हम जो आपको चुनाव का अधिकार देंगे। सीटों के पुनर्विभाजन संबंधी कानून, इसमें क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों को काउंटीज कहा गया तथा इसके लिए पहले निर्धारित 93 सीटों में से 65 को छोड़कर इनकी संख्या 159 कर दी गई। कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, यार ये पढ़ लियो इसमें तुम, या कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पर नए नगर उभरकर सामने आए, उन्हें मताधिकार नहीं था। यहाँ 22 बड़े बड़े नगरों में 2-2 सीटें, तब 20 छोटे नगरों में 1-1 सीटें, यानी 64 नई सीटें दी गई। स्कॉटलैंड के विभिन्न नगरों को 8 सीटें। मैं कुल मिला के आपको एक बात कहूँ बेटा, देखो इसमें जो है मताधिकार का दायरा बढ़ गया। जो पहले वंश परंपरा के आधार पर जो सिस्टम था, उसके स्थान पर आम आदमी भी जो कमाता है, जो पहले के नगर जो है जिनको मताधिकार का अधिकार था लेकिन उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी, उनके स्थान पर दूसरे नगरों की जनसंख्या बढ़ गई, तो ये सिस्टम क्रिएट हुआ, जिसके कारण जो है यहाँ मताधिकार का दायरा थोड़ा बढ़ा। इसी व्यवस्था में कहते हैं एक कहते कि नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या 4,64,000 बनी, जबकि नगर के क्षेत्रों की जनसंख्या 3,49,000 मतदाता थे।
यही सभी सीटें मिलाकर 668 सीटों के लिए मत डालेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो है मताधिकार इसमें बढ़ गया। नए नियम के कारण 4,55,000 नए मतदाता बढ़े। अब एक सिंपली बात है भाई, मतदाता बढ़ गए। पोस्ट है, गर्म कर दे। 24 मतदाताओं में से एक को वोट डालने का अधिकार है। सिंपल बात में इसमें इस अधिनियम की 3-4 बता दूंगा। एक तो बेटा देखो, वंश परंपरा को खत्म कर दिया गया, उसके स्थान पर योग्यता को निश्चित कर दिया गया। एक निश्चित जो है कुछ नगर जो थे जिनकी जनसंख्या कम थी, प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा था, उनकी को छीन लिया गया, उनसे वापस ले लिया गया। जिनकी जनसंख्या बढ़ी थी उनको दे दिया गया। तीसरा सिस्टम इसमें ये किया गया कि जो है जो आदमी कमाता है, कमाने वाले व्यक्ति को, ये अच्छी बात भी है कि कमाने वाले व्यक्ति को अधिकार दिए गए। स्टार्टिंग में उनके लोगों में लालसा पैदा हुई, लोग ज़्यादा कमाने लगे। चौथा जो कहते हैं कि मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया, 4,55,000 नए मतदाता बढ़े। और कुल मिला के मैं कहूँ कि मतदाता ये क्षेत्र तो बढ़ाए नहीं भाई, जितने पहला थे उतने रख दिए, लेकिन मतदाता बढ़ गए। मतदाता बढ़ने का मतलब ये हुआ कि लोगों का प्रतिनिधित्व तो उतना ज़्यादा बढ़ गया, लोग उतने ज़्यादा बढ़ गए। पहले अगर 5 आदमी थे ना तो ये 20 आदमी हो गए, और 20 आदमी तो पावर में ज़्यादा होंगे। चुनाव व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए। चुनाव का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया। जुकरा पाइप चुनाव में जावा वोट गिन खातर, उसमें नाम दर्ज होगा। एक वोटर खातर दे दिया भाई, ये वोटर चीज है या पकड़ भाई, उसमें उसका वोटर नंबर भी दे रखा है। अगर कोई दूसरा आदमी वोट गिरने जाएगा उसके बारे में उसका पहचान पत्र भी धीरे धीरे सिस्टम किया गया कि पहचान पत्र भी दे दो। उसकी जो अगर कोई यूँ कहता है कि मेरा वोट गलत पड़ गया, इसने गलत डाल दिया कि दूसरा आदमी ने, उसके लिए शिकायत और उसके लिए समिति भी गठित कर दी। जो उम्मीदवार जो है उनके लिए भी कुछ शर्तें बना दी। उम्मीदवार जैसे अब हमारा शर्त है कि भारत का नागरिक हो, 25 साल हो, धोखाधड़ी में ना हो, कई कानून जो सिस्टम जो शर्तें हैं वो शर्तें यहाँ भी बना दी। अब कहते भाई इंग्लैंड का जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम की अपनी बड़ी विशेषताएं थी। इस अधिनियम की विशेषता जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये थी कि जो अब जो मतदान का दायरा बढ़ा, अब जो है इंग्लैंड की जनसंख्या में 24 व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति मत डालता है। दूसरा जो है इसमें दायरा, ये दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट आई कि जो लोग थे वंश परंपरा के आधार पर, उनके स्थान पर अब योग्यता का दायरा आ गया। तीसरी बात ये आई कि इससे जो लोगों के हित में कानून बन लग गए। अब जो है लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगे। अब जो लोग घने होंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे प्रतिनिधि, तो लोग उनसे डिमांड करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपनी मांगों को जनता के प्रतिनिधि संसद में घने रखने लगे। सुधारों की कड़ी जो हुई, इस कड़ी का ही प्रतिफल था कि आगे चलकर जो कमियां थी वो इंग्लैंड के लोग जो इसको बताने लगे, संसद में इस बात को उठाने लगे उनके प्रतिनिधि। आम जनता किसको बतावे? आम जनता जो अपने प्रतिनिधियों को बताती है और वो ऊपर जाकर। इसमें एक बात, कुछ दोष भी थे भाई। एक तो सीमित मतदान है भाई, 24 आदमी के ऊपर एक आदमी वोट दे देगा, ये मतदान है। बाकी 23 व्यक्ति के करेंगे ये बात। महिलाओं को अधिकार नहीं है वोट का। अब जो है गरीब मजदूर है जिसकी आमदनी नहीं है 10 वार्षिक पौंड देने की, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है इतनी, वो कहाँ से मतदान देगा? ये दोष था इसका। अब जो है बड़े नगरों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन फिर भी कुल मिला के बेटा एक निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि ये अधिनियम की बड़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत जो है इंग्लैंड के अंदर संसदीय प्रणाली मजबूत होना और जनता के लिए कानून बना और जनता के चुने प्रतिनिधियों की संख्या और वोटिंग सिस्टम, वोटरों की संख्या का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। द्वितीय सुधार अधिनियम हुआ। अब समय के साथ साथ क्या हुआ भाई, जो है लोगों ने डिमांड करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, 1832 का अधिनियम इंग्लैंड के उदारवादी सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब इसके बाद जो है
कुछ कमियां रहेगी काफी। उन कमियों क्या करा, अब जो है कमियां रहेगी तो लोग डिमांड करने लगे, लोगों ने डिमांड करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन आम आदमी भी इससे महरूम था। यहां एक आंदोलन खड़ा होगा, किसके लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए एक आंदोलन चला जिसका नाम था चार्टिस्ट आंदोलन। कहते यह आंदोलन 1832 से लेकर 48 तक चलता रहा। एक लंबा दौर चला, आंदोलन चलने लग रहा है। इस आंदोलन में कहते हैं कि संसद के सदन में किए गए सुधारों अभी अधूरे लग रहे हैं, ये बात उठाने लगे, क्योंकि आम आदमी मांग उठाने लग रहा है कि मेरे को अधिकार दिए जाएं, अधिकार दिए जाएं। तो धीरे धीरे जब मांग उठने लगी, आम लोग मांग उठाने लगे, तो कहते कि एक मसौदा फिर तैयार किया गया। लोगों को देखो, आम आदमी को जो संसद में बैठे थे या शासक जो बैठा था, उनको ये खतरा महसूस होता था बार बार, कहीं भाई तारा तख्ता ना पलट दिया जाए, आप लोग तख्ता ना पलट दिया जाए, क्योंकि जनता अभी बहुत ज़्यादा जनता जो है वहाँ जागरूक हो चुकी थी। तो 1867 ईस्वी में संसद के सामने एक मसौदा रखा गया। इसकी कुछ शर्तें थी। कहते कि इसकी शर्तें, नंबर 1, नगरों में रहने वाले उन सभी नागरिकों को जो मकान मालिक है, चाहे उनका आधार कितना भी छोटा क्यों न है, वोट देने का अधिकार दे दिया। अब नई बात आ गई। पहला थी एक निश्चित 10 पौंड वार्षिक का किराया आता हो, ये शर्त थी। अब यहाँ क्या करे, या उसकी कीमत जो 10 पौंड तक घनी हो। अब जो भी आदमी जो शहर में रहे, उसका मकान है चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसको वोट का अधिकार दे दिया गया। नगरों में किराए में रहने वाले उस व्यक्ति को वोट का अधिकार दे दिया गया जो 10 पौंड वार्षिक किराया देता था। इसी तरह का फैसला देहात के बारे में किया गया। पहला देहात में नहीं था, देहात में भी कर दिया। ले भाई, शहर में तो पहला भी था। यो गांव में रहने वाले नागरिकों जो सरकार को 12 पौंड वार्षिक भू लगान देता है, इससे पहला जो है 40 था, यो आप देख सकते हो, वोट का अधिकार दिया गया। अब जो है इसमें एक स्पष्ट हो गया कि कृषक चाहे भूमि का मालिक हो, स्थायी अथवा अस्थायी हो, उसको वोट का अधिकार होगा। ब्रिटेन में कुछ पुराने नगरों की जनसंख्या 10,000 से अधिक थी और जो है संसद में अपना प्रतिनिधि भेजते थे। अब उन से अधिकार वापस ले लिया। अब जो बेटा जिनकी जनसंख्या घनी बढ़ने लगी ना, उनको अधिकार देना शुरू कर दिया। कहते इससे जो है, इससे अधिकारों की डिमांड जो है जो की गई थी लोगों की, धीरे धीरे संतुष्ट का दायरा बढ़ाने की बात करी गई। पुराने नगरों से वापस लिए गए अधिकार से अब क्या हुआ, नए नगरों में प्रतिनिधित्व तो घना, क्योंकि देखो ये था बर्मिंघम था, लिवरपूल था, मैनचेस्टर था, लीड्स था, इनमें प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया गया, इनके 2-2 प्रतिनिधि गए। कहते संसद अपाइश अधिनियम को 15 अगस्त 1867 को महारानी विक्टोरिया द्वारा मान्यता दी गई और इसे लागू कर दिया गया। कुल मिला के इस अधिनियम के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम जनता की डिमांड को धीरे धीरे सुनने का अधिनियम था, जनता के मताधिकार के दायरे को बढ़ाने का अधिनियम था, संसद में प्रतिनिधियों को बढ़ाने का अधिकार था, जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार था। इसके बाद क्या हुआ, अब जो तीसरा, भाई टाइम तो हो गया, एक 5-7 मिनट और रुको, 5-4 मिनट और ले लूं। रीना किस जा रही तू, मैं कदे ऐसा ना हो कदे छोरी छोड़ कर भागी हो क्लास ने। वो रेणु तो, रीना तो नहीं आ रही है रेणु, चाह जो प्यांदी होता ने, मेरी तो चाह 2 बार था, 2 बार होली ठंडी। पीऊँ 7 बजे, तो मैं रुक जाऊँ एक मिनट। आज सुनो बेटा, अब क्या हुआ कि तृतीय सुधार अधिनियम 1884-85 में हुआ। इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम की कुछ धाराएं थी। मताधिकार का विस्तार किया गया। इसके तहत गांव व शहरों में रहने वाले
वह नागरिक जिनका अपना मकान है, मताधिकार। अब देख सिंपल बात है, पहला एक शर्त थी, अब जो पहला शहर वाले लोग दे थे, एक गांव में भी कह दिया भाई जिसका भी है ना वो ठीक ले लो। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 10 पाउंड का किराया देने वाले वार्षिक अथवा इतने मूल्य की संपत्ति का मालिक किसी तरह से सरकार को किराए कितना भी कर देने वाले व्यक्ति को, कितना भी कर देते हो उस व्यक्ति को भी, और एक निश्चित सिस्टम किया गया ना, वो सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब जो है इन दोनों के अतिरिक्त जो व्यक्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन्हें सेवा के अधिकार आधार पर मतदाता मान लिया गया, जो काम करे शहर मकाम में। इसमें जो है एक काम, इस अधिनियम की सारी घटनाएं आयरलैंड और स्कॉटलैंड पर भी समान रूप से लागू मानी गई। वहां जो है आंदोलन चले हुए थे। 15,000 से कम जनसंख्या वाले नगर को संसद में अपना प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार वापस, पहला प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भेजा देवे, अब वो अधिकार वापस ले लिया 15,000 से कम। पूरे ब्रिटेन को जनसंख्या के आधार पर समान चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया, जो मारा बट रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के कदम उठाने के लिए एक समिति बनाने का प्रावधान हुआ, और गुप्त मतदान प्रणाली पूरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी डिमांड कहाँ उठ रही थी, 1832 से पहले उठ रही थी। गुप्त मतदान प्रणाली की या निधि के ऐड करे बेटा, चालन दे नुए, अपनी स्क्रीन शेयर ना करे। इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी शर्त अगर मानी जाए तो गुप्त मतदान है, और जो है गांव में रहने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसका मकान था उसको चुनाव का अधिकार है। और जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समिति की जो बात करते हैं ये है। इसके बाद कहते हैं 20वीं शताब्दी में यहाँ 3 अधिनियम पेश करते हैं जो ब्रिटेन में सब कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या हुआ, 1911 का अधिनियम। इस अधिनियम में जो है अनेक बातें कही गई। इसमें कहते हैं धन बिल के संदर्भ में राजा हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियां कम कर दी। धन बिल के संदर्भ में हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियां कम कर दी गई। हाउस ऑफ लॉर्ड जो था बेटा, जो ऊपरी सदन था ना, उसकी शक्तियां कम कर दी गई। वो बार बार जो रोड अटकाया करता, पैसा चाहिए और रोक के बैठ जा, इसकी शक्तियां कम कर दी गई। अब इसका क्या हुआ, निचला सदन के पास बिल को मात्र 1 माह तक रोक सकता था। इस अवधि में स्वयं बिल पास मान लिया गया। ये कई प्रावधान है जो हमारे, अगर हमें जो है ना राज्यसभा में वित्तीय बिल भेजते हैं तो 14 दिन का टाइम उसका। साधारण बिल का संबंध में आ गया 2 वर्ष तक। ये कई कानून पास हुए। संसद के सदस्यों के लिए 400 पाउंड वार्षिक वेतन की व्यवस्था की गई, बड़ा इंपॉर्टेंट आया था। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन अर्थात निचले सदन का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, जबकि इससे पहले 7 वर्ष था। 1918 का अधिनियम, ये वेतन वाला इसमें इंपॉर्टेंट है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियां कम करना, ये इस अधिनियम में इंपॉर्टेंट था, जिससे हाउस ऑफ लॉर्ड की जब शक्तियां कम हुई तो जनता के अधिकारों के लिए ज़्यादा कानून पास होने लग गए। 1918 का अधिनियम 1918 में क्या हुआ था भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला हुआ था। अब जो क्या हुआ, अब जो लोगों की डिमांड गणी थी, क्योंकि देश में जो है युद्ध लड़ रहा है देश, तो लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने की बात आई, ताकि लोग जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों और ये महसूस करें कि भाई हमारा देश है। मान तो रहे थे पहला भी, लेकिन जो है आम जनता को बिल्कुल उसका, क्योंकि 1917 में रूस में क्रांति हो चुकी थी, बात ध्यान रख लो आप लोग। रूस में क्रांति हो चुकी थी, समाजवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति। और इनको डर था कहीं याड़े भी काम ना बैठ जाए। इनको पूरा विश्व के पूंजीपति देशों को ये डर हो गया था
कहीं हमारे देश में भी क्रांति ना हो जाए। तो कहते हैं कुछ सुधार के कदम उठाए गए। इसमें कहते हैं, इसमें पुरुष मतदाता के लिए संपत्ति की सीमा त्याग कर, अब संपत्ति की सीमा भी त्याग दी, भाई तेरा मकान है कि नहीं गांव शहर में, वो छोड़ दिया। अब क्या कहा, 21 वर्ष की आयु जो भी रखता हो, जो भी नागरिक हो देश का, वो मताधिकार उसको दे दिया। ये बड़ी बात होगी। यानी सभी जो लोगों को ये मिला गए, खासकर पुरुषों को ये लगे कि भाई सारथी जो है, हम जो है ना इस देश के नागरिक हो। मतदान का किसी भी चुनाव क्षेत्र के निवास कम से कम 6 मास, अगर मतदान जो करना है ना उसका खातर किसी भी क्षेत्र में 6 महीने तक कोई व्यक्ति रहे। हमारे जो गरीब बना रखा भाई, मेरा चुनाव, हमारा गांव बैसी है, मैं तो बैठा तो हड़ीसराना में हूँ, कोई बच्चा मुडलाना में बैठा है, वो आना पड़ता होगा, कोई पानीपत में बैठा है, लेकिन इसके लिए इनके तो 6 महीने की शर्त थी। अगला कहता है कि 30 वर्ष की आयु से अधिक की स्त्री को चुनाव में भाग लेने की हकदार कही गई। महिलाओं के लिए 30 साल और पुरुषों के लिए 21 साल, ये इसकी कमी थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को स्वीकार तो करें। एक नागरिक को एक मत डालने का, यदि चुनाव में जो है सभी लोग सम्मान है, वोट जो सारे देश में आ गया भाई, एक सारे देश में चुनाव एक दिन में करवाने की बात कही गई। ये जनसंख्या के अनुपात से कहते हैं, यहां जो है संसद की संख्या बढ़ाई गई, 670 से 707 होगी। अब कहते हैं कि 1928 का अधिनियम, मात्र 2 मिनट हो रहेगी भाई, 1928 का अधिनियम हुआ, 1918 के अधिनियम में कमी रहेगी। क्या कमी रहेगी? सबसे मुख्य कमी थी कि महिलाओं के लिए थी, स्त्री और पुरुष में भेदभाव था। उदारवाद या लोकतंत्रवाद ये बात नहीं कहता। एक बात तो कहते हैं कि इसके तहत जो है महिलाएं पुरुष सभी सम्मान है। एक तरफ जो अधिकार, एक का 30 साल कर दी, एक का 21 साल कर दी, तो यहाँ चेंजिंग कहेगी। यहाँ कहते बेटा सबसे पहले ये बात की गई कि सभी स्त्री और पुरुष के जो भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, और देश का कोई भी स्त्री और पुरुष 21 साल की उम्र का मताधिकार कर सकता है। मजदूरों व कृषकों का वह वर्ग जिसके पास आवास की सुविधा नहीं थी, किराए के मकान भी नहीं थे, और जो दूसरा पास थे, इनको भी मताधिकार दे दिया। दो ही बात रहेगी थी। कुल मिला के कहूं कि जो 1832 के अंदर जो लोकतंत्र की स्थापना की शुरुआत हुई थी, वो 1928 में आते आते इसमें हर स्त्री पुरुष, हर मालिक, हर नौकर, हर अमीर, हर गरीब, हर वो आदमी जो उस देश का नागरिक था इंग्लैंड का, उन सभी को मताधिकार दे दिया गया बगैर किसी भेदभाव के। हर वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो उस देश की उन शर्तों को पूर्ण करता हो, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है। हर आदमी मताधिकार दे सकता, मत दे सकता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जितना भी यहाँ आया है, ये सुधार अधिनियम जो हुए हैं, इन सुधार अधिनियम के कारण ही जो है इंग्लैंड में जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ, इंग्लैंड में जो उदारवाद स्थापित हुआ, और इसकी देखी देखी जो नस्ल जो दूसरे देशों में प्रारंभ कर दी, और जो है इस बात का प्रतिफल यूरोप के, और यूरोप के साथ साथ जो है एशिया, अफ्रीका, इन महाद्वीपों के देशों के अंदर भी पड़ा, और इंग्लैंड के अंदर उदारवाद, या मैं कहूँ कि लोकतंत्रवाद जो है स्थापित हुआ, और सही मायने में स्त्री पुरुष और उस देश के सभी नागरिकों को एक समान कानून और एक समान जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है भाई। रोल नंबर डाल दिए सबने?